नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज जो टॉपिक कवर किए जाएंगे वो ये सब टॉपिक नेशनल इंटरनेशनल जीके, बुक्स हो गया, साइंस हो गया, कंट्रीज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज एब्रीवेशंस हो गया, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गया, जियोग्राफी हो गया। जियोग्राफी ऑफ हिमाचल हम डिस्कस नहीं करेंगे बेसिक, क्योंकि वो मिशन अलाइड में डिस्कस हो जाती है। पॉलिटिक्स, प्रोग्राम, स्कीम्स, ये सब इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका आने वाला चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई एग्जाम है, चाहे HPRC का कोई एग्जाम है, सिलेबस में स्पेसिफिक रूप से ये चीज़ें मेंशन होती हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और HPRC का आने वाला जो कोई सा भी एग्जाम होगा उसके लिए भी हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट रिलीजन ऑफ बांग्लादेश एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश। तो बोलते हैं कि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है। तो स्टेट रिलीजन की बात की जा रही है कि बांग्लादेश का जो स्टेट रिलीजन है वो क्या है। तो बांग्लादेश का जो स्टेट रिलीजन आता है वो इस्लाम आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बांग्लादेश के साथ आपने ध्यान रखना है कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में, तो बांग्लादेश पाकिस्तान का विभाजन हुआ करता था, परंतु ज़रूरत लगी कि इसको जो है वो अलग करना चाहिए। तो पाकिस्तान लिबरेशन वॉर जो है वो होता है, लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश इसको बोलते हैं। 1971 में जो है वो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। तो इंडिया ने उस टाइम बांग्लादेश की जो था वो काफ़ी हेल्प यहाँ पर की थी। अगर आप इंडिया के मैप पर भी देखते हैं तो ये बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर आता है और ये जो है वो इंडिया है, साथ में पाकिस्तान यहाँ जाकर आता है। परंतु अगर हम बात करते हैं कि आज के टाइम में इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो सबसे लंबी बाउंड्री जो है हम बांग्लादेश के साथ ही शेयर करते हैं। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो शेयर की जाती है। 4096 किलोमीटर बाउंड्री से जो है हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। और इंडिया के कौन कौन से स्टेट बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, इसमें एक तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये असम स्टेट जो है वो बांग्लादेश के साथ थोड़ी सी बाउंड्री लगा रहा है। असम के अलावा जो है वो त्रिपुरा आप देखेंगे तो ये त्रिपुरा यहाँ पर बाउंड्री लगा रहा है। मिजोरम जो है वो इसके साथ बाउंड्री लगा रहा है, ये मिजोरम है। और मिजोरम के अलावा जो है वो मेघालय इसके साथ जो है वो बाउंड्री लगाता है। मेघालय जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे ये मेघालय जो है वो छोटा सा है। और मेघालय के अलावा वेस्ट बंगाल तो यहाँ पर बाउंड्री लगा ही रहा है। तो ये इंडिया के स्टेट हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बाउंड्री लगाते हैं और हम सबसे लंबी बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ ही शेयर करते हैं। ये जो पाकिस्तान आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसके साथ अभी युद्ध जैसी सिचुएशन बन गई थी, तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के साथ इंडिया 3323 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो लगाता है। अप्रॉक्सीमेटली इतनी बाउंड्री आपने ध्यान रखनी है कि ये पाकिस्तान के साथ लगाई जाती है। यहाँ पर चाइना आप देख रहे हैं तो चाइना के साथ जो है वो 3488 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो शेयर की जाती है। ये भी ध्यान रखें तो आपको पता चल गया कि किस कंट्री के साथ हम कितनी बाउंड्री शेयर कर सकते हैं। और बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ का रिलीजन है, स्टेट रिलीजन जो है वो क्या है, वो इस्लाम यहाँ का स्टेट रिलीजन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो बोलते हैं कि जो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट था इससे किस इंस्टीट्यूशन की जो था वो स्थापना हुई थी। ये ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट क्यों चर्चा में आता है? ये चर्चा में इसलिए आता है, मैं बताऊंगा अभी। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, IMF इसका सही आंसर है। IMF जो है वो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट से जो है वो क्रिएट हुआ था। अब चर्चा में आने के पीछे का रीज़न क्या है? बिल्कुल सिंपल सा रीज़न है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चला हुआ था तो IMF के द्वारा जो था वो क्या किया गया, पाकिस्तान को कुछ सहायता जो था वो दी गई। पाकिस्तान को कुछ सहायता दी गई तो वहाँ से इंडिया को ऑब्वियसली दिक्कत होनी थी। अब इंडिया ने उसका विरोध भी किया। इंडिया ने विरोध किया कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में चलकर जब नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो था वो उसका विरोध ज़्यादा हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई उस पैसे को खर्च करने के लिए, कि उस पैसे को पाकिस्तान कहाँ कहाँ पर खर्च कर देता है। तो इसलिए ये IMF ज़रूरी है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसकी स्थापना जो था वो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट से हुई थी। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से देखिए। जो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिटेन वुड में और जुलाई 1944 को जो था वो ये हुई थी। डेलीगेट्स थे 44 कंट्रीज़ के। और एक इस एग्रीमेंट में जो है वो दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जो है स्थापित किया जाता है, एक IMF और एक वर्ल्ड बैंक। IMF की स्थापना जो था वो कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिटेन वुड जो ये एग्रीमेंट हुआ था, ये जो हुई थी कॉन्फ्रेंस, ये 1944 में हुई थी। फिर बाद में चलकर जो है वो 1945 में जो है हमें देखने को मिलता है कि IMF की स्थापना होती है। और IMF का हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है। वॉशिंगटन DC में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आता है
IMF के साथ जो है वो गीता गोपीनाथ का नाम भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि गीता गोपीनाथ का नाम इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि गीता गोपीनाथ जो है वो IMF की जो है वो पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट थी, इसलिए गीता गोपीनाथ का नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब IMF के बारे में आपको पता चल गया है, तो बस इतना यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक भी ऑप्शन में दिया गया है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में कर दी गई थी। 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो था वो हो गई थी और 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी जो है वो वॉशिंगटन DC में ही जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फैक्टर दैट हैज़ फैसिलिटेटेड द ग्लोबलाइजेशन। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक है जिसने जो है वो वैश्वीकरण को जो है वो सुविधाजनक बनाया है। तो ग्लोबलाइजेशन की बात जो है वो की जा रही है कि कौन सा फैक्टर है जिसने जो है वो क्या किया, वैश्वीकरण को सुविधाजनक बनाया है। तो इसका होगा रैपिड मूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में जो बहुत तेज़ी से जो है वो मूवमेंट आ रही है, उसके कारण जो है वो ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ही फैसिलिटेट हुई है, बहुत ही सुविधाजनक जो है वो बन गई है। अगर हम यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, देखो ग्लोबलाइजेशन बात करता है पूरे वर्ल्ड में जो है वो पूरे वर्ल्ड की जो इकॉनमी है, सोसाइटी है, कल्चर है, उनको जो है वो एक समान सुविधा मिलनी चाहिए और उनमें जो है वो बिना किसी भेदभाव के ट्रेड होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कल्चर एक्सचेंज जो है वो होना चाहिए। मतलब ये बात करता है कि मेरा रिसोर्सेज कोई और कंट्री यूज़ कर रही है, फ्रीली यूज़ कर रही है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तो उस तरह से ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो बात करता है। तो रैपिड मूवमेंट इन टेक्नोलॉजी जो है वो बोलते हैं मेजर फैक्टर दैट फैसिलिटेट द ग्लोबलाइजेशन। अब टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी में चेंज डे बाई डे आ रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो चीज़ों में पड़ रहा है। इंडिया के द्वारा ये LPG रिफॉर्म कब लाई गई थी और ये LPG रिफॉर्म है क्या, इनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। LPG का मतलब है L स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन और G स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। ये जो LPG रिफॉर्म आए थे ये 1991 में जो था वो LPG रिफॉर्म जो था वो आ गए थे। LPG रिफॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कब जो था ये इंट्रोड्यूस हुए थे, तो 1991 में इंट्रोड्यूस हो गए थे। और जब ये इंट्रोड्यूस हुए थे उसके बाद भारत की जो इकॉनमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया था। इंडिया में जो है वो बहुत सारी MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के द्वारा जो है वो इन्वेस्ट किया गया, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला, फ्री इकॉनमी एक हो गई, ओपन इकॉनमी हो गई, कोई भी फ्रीली इन्वेस्ट कर सकता था, आकर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती थी, बहुत चीज़ें हुई थी LPG रिफॉर्म्स के बाद। तो LPG रिफॉर्म्स जो है वो बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इतना आपने ध्यान रखना है। अच्छा, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे इंडिया के, तो PV नरसिम्हा राव जो था वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो था वो हुआ करते थे। PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही है तो फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम कौन होते थे, उनकी बात करना भी ज़रूरी है। फाइनेंस मिनिस्टर जो था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो था वो हुआ करते थे। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं दिवेही इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री। तो बोलते हैं ये जो दिवेही है, दिवेही जो है वो बोलते हैं कि इस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आती है। अब यहाँ पर हमारी कुछ कंट्रीज दी गई हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि इस कंट्री की ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आती है। तो ये मालदीव्स की, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, मालदीव्स की जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज आती है। तो मालदीव्स की ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी जाए तो दिवेही आपने ध्यान रखना है कि दिवेही जो है वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है, स्टार लाइनर क्वेश्चन है जो यहाँ से और क्वेश्चन बन सकते हैं जो सिलेबस में भी मेंशन रहते हैं, जैसे कि मालदीव्स की कैपिटल जो है वो कहाँ पर है। इसकी कैपिटल आपने ध्यान रखनी है, कैपिटल इसकी मेल में जो है वो स्थित है, मेल इसकी कैपिटल जो है वो आ जाती है। इसकी करेंसी भी ध्यान रखेंगे कि इसकी करेंसी जो है वो कहाँ पर है। तो अगर मालदीव की करेंसी की हम बात करते हैं तो मालदीव की रुपया कर रुपया नहीं है, रुपया कर यहाँ पर ध्यान रखना है, रुपया कर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। तो इसकी करेंसी होगी, इसकी कैपिटल हो गई, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ पर जो है वो म्यांमार भी ऑप्शन में जो है वो दिया गया है। तो हम म्यांमार, भूटान और श्रीलंका के बारे में भी जो है वो जान देते हैं। म्यांमार के साथ अगर हम बात करते हैं कि म्यांमार की कैपिटल जो है वो कहाँ पर है, तो म्यांमार की जो कैपिटल है वो आपने ध्यान रखनी है कि इसकी कैपिटल नाईपीडिया में जो है वो आती है। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ कहीं पर इसको मिटाकर, ठीक है, कि म्यांमार की कैपिटल जो है वो कहाँ पर आती है। यहाँ पर देखिए ये नाम थोड़ा सा अलग है, इसको याद रखना है। यहाँ पर इसकी
कैपिटल जो है वो आती है। नाइपीडिया में इसकी कैपिटल जो है वो आती है। इसकी करेंसी की भी अगर हम बात कर लें कि इसकी करेंसी जो है वो क्या है, तो इसकी करेंसी कयात आती है। मयामा कयात कर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। कयात इसकी करेंसी जो है वो हो गई। कयात इसकी करेंसी याद रह जाएगी। भूटान की अगर हम बात कर लेते हैं तो भूटान तो हमारा पड़ोसी है और भूटान की करेंसी कैपिटल आपको पता ही होगी। भूटान की अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले करेंसी की, तो भूटान की जो करेंसी है वो नगुल्टम जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। क्या आती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसकी करेंसी भी। नगुल्टम जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। ठीक है, नगुल्टम इसकी करेंसी आती है। और इसकी कैपिटल की बात करें, भूटान की कैपिटल थिम्पू जो है वो इसकी कैपिटल है। कैपिटल ध्यान रह जाएगी। श्रीलंका की अगर हम बात कर लेते हैं कि श्रीलंका की कैपिटल कहाँ पर है, तो जयवर्धनपुरा कोटे जो है वो इसकी कैपिटल है। और लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है वो इसकी आ जाती है। और कोलंबो भी है। कोलंबो जो है वो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल कैपिटल जो है वो आती है श्रीलंका की। इसकी करेंसी की अगर हम बात करते हैं कि इसकी करेंसी जो है वो क्या है, तो श्रीलंकन रुपी कर इसकी करेंसी जो है वो आती है। श्रीलंकन रुपी इसकी करेंसी हो गई, इतना याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए, या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए, या फिर HPRCA के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब टाइमली आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिल सके। तैयारी जिन एग्जाम्स के लिए आप कर रहे हैं उनके लिए आप खुद को मेंटली भी प्रिपेयर कर सकें, और एक फिजिकली प्रिपेयर करना भी होता है एग्जाम से पहले, वो भी आप खुद को कर सकें। अब इतने टाइम के बाद तो एग्जाम आएंगे, क्योंकि OTR स्टार्ट हुई है, तो होपफुली कि जल्दी एग्जाम अब आ जाएंगे। तो OTR स्टार्ट हो गया है, OTR भी कर लें, और साथ में अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करें। अभी स्लॉट 2 में अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो वहाँ से आप जो है वो टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो उसमें प्ले करेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स से ज्वाइन कर लेना। अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोलते हैं, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947। तो बोलते हैं कि 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, पहले ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, ब्रिटिशर्स का रोल यहाँ पर होता था, कंट्रोल यहाँ पर होता था, तो इसीलिए इसको ब्रिटिश इंडिया जो था वो बोलते हैं। अब बोलते हैं कि ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका क्या नाम था जब भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी, तो वो क्लीमेंट एटली उनका नाम था। क्लीमेंट एटली कर उनका नाम आपने ध्यान रखना है 1947 में। अब इनका नाम तो आपको याद रहेगा, परंतु हम बात करते हैं अगर ब्रिटेन की प्रेजेंट टाइम में, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं, तो ब्रिटेन के जो है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है, वो भी पता होना चाहिए। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो केर स्टारमर प्रेजेंट टाइम में इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। वैसे यूनाइटेड किंगडम जो है वो इसको बोलते हैं। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम ध्यान रखना है, केर स्टारमर इसके जो हैं वो क्या हैं, केर स्टारमर जो है उसके प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में। और 1947 का तो आपको पता चल ही गया। अब देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन जोड़ लो कि उस टाइम भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत के जो लास्ट ब्रिटिश जो वायसराय आते थे वो कौन थे, गवर्नर जनरल वायसराय कह लीजिए, तो वो माउंट बेटन जो था वो आते थे। ये ब्रिटिश थे और लास्ट थे, इनके बाद भी एक बने थे, परंतु ये ब्रिटिश माउंट बेटन जो था वो ब्रिटिश हुआ करते थे और लास्ट जो था वो थे। वैसे अगर हम बिल्कुल ही लास्ट की बात करते हैं कि वायसराय गवर्नर जो था वो भारत के कौन थे, तो इनके बाद भी सी राजगोपालाचारी जो था वो बने थे। तो सी राजगोपालाचारी जो था वो लास्ट आते हैं, परंतु वो इंडियन थे, वो पहले इंडियन थे जिनको बनाया गया था, और लास्ट ब्रिटिश का आपको पता चल गया। तो इतनी सी चीज़ें हम यहाँ से जो है वो ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रख लिया। अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2025 का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें बोलते हैं भारत का क्या रैंक जो है वो रहा है, तो इसमें भारत का 10th रैंक जो है वो रहा है, 10वां रैंक जो है वो भारत का इसमें जो है वो रहा है। अब ठीक है, 10th रैंक भारत का रहा है, परंतु रैंक तक कभी भी पेपर में कि एक कंट्री का रैंक पूछ लिया, भारत का रैंक पूछ लिया, वहाँ तक जो है वो कभी भी एग्जामिनर सीमित नहीं रहता। आपको तो लंबा पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कि ये रैंक किस तरह से होता है, 10th रैंक तो रहा है, इसको पब्लिश करता है जर्मन बॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, इसको जारी करता है, 2005 से कर रहा है।
पहली जो 3 रैंक हैं, इनके फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक, ये किसी भी कंट्री को नहीं मिल पाई है। किसी भी कंट्री का ऐसा था ही नहीं, कोई भी स्टेटस की किसी भी कंट्री को ये रैंक दे पाते। उसके बाद चौथा रैंक मिलता है डेनमार्क को, चौथा रैंक डेनमार्क को मिलता है, पांचवा रैंक नीदरलैंड को मिलता है, छठा रैंक जो है वो यूके को जो है वो मिलता है, यूनाइटेड किंगडम को जो है वो मिलता है। छठा रैंक यूके को मिल गया, सातवां रैंक जो है वो फिलीपींस को जो है वो मिलता है। आठवां रैंक आपने मोरक्को को ध्यान रखना है। नाइन्थ रैंक आपने ध्यान रखना है कि नॉर्वे को दिया गया, और 10वां रैंक अपने देश भारत को जो था वो दिया गया। 11वां रैंक जो था वो स्वीडन को जो था वो दिया गया था। तो ये आपने टॉप की 11 कंट्रीज ध्यान रख लेनी है। टॉप के 3 स्थान तो खाली ही हैं, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, ये पोजीशंस आपने ध्यान रख लेनी। 2024 में भारत का 10th रैंक था। उससे पहले 2023 में जब ये इंडेक्स निकाला गया था तो भारत का 7th रैंक था। 2022 में जब ये इंडेक्स निकाला गया था तो भारत का जो था वो 8th रैंक हुआ करता था। और 2021 में भी ये रैंक जब निकाला गया था तो 2021 में जो था वो भारत का 10th रैंक जो था वो हुआ करता था। ठीक, तो ये आपने लास्ट ईयर्स के भी जान लिए। अभी जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला गया है, इसमें 63 कंट्रीज़ को और प्लस यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं उनको जो है वो कवर किया गया है, और उनके हिसाब से जो है ये इंडेक्स जो है वो निकाला गया है। ये भी ध्यान रखना है कितनी कंट्रीज़ यहाँ पर कवर हुई, 63 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु रोट वॉर एंड पीस। तो वॉर एंड पीस कर ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई। अब हम किताबों की बात कर लेते हैं। तो ये वॉर एंड पीस कर जो किताब आती है, इसको लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखो, जब भी किताबों की बात होती है मैं हमेशा आपको इंपॉर्टेंट किताबें रिवाइज करवाता हूँ। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट किताबें रिवाइज करते हैं। माई ट्रूथ कर किताब लिखी गई है। माई ट्रूथ कर किताब इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई है, जो कि पहली महिला प्राइम मिनिस्टर जो था वो भारत की बनी थी। एक दास कैपिटल कर जो है वो किताब लिखी गई है, ये आपने ध्यान रखनी है। दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। ट्रेन टू पाकिस्तान कर किताब जो है वो जो खुशवंत सिंह हैं उनके द्वारा जो है वो लिखी गई है। प्रोमिनेंट राइटर हैं खुशवंत सिंह, उनके द्वारा जो है वो लिखी गई है। और आई डेयर एज आई सी कर किताब किरण बेदी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। किसके द्वारा? किरण बेदी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ द गॉड स्मॉल थिंग्स, ये किताब भी है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कर ये अरुणाधत्ती रॉय के द्वारा लिखी गई है। ये भी बड़ी प्रोमिनेंट राइटर हैं। और एक किताब आती है पॉलिटिक्स कर किताब, इसको एरिस्टोटल के द्वारा जो है वो लिखा गया है। पॉलिटिक्स कर किताब आती है, एरिस्टोटल के द्वारा इसको लिखा गया है। और एक गोल्डन थ्रेश होल्ड द ब्रोकन विंग्स कर किताब है, सरोजनी नायडू के द्वारा इस किताब को जो है वो लिखा गया है। एक द गाइड कर किताब आती है, ये बड़ी ही प्रोमिनेंट किताबें हैं। द गाइड कर जो किताब आती है उसको आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। और आर के नारायण भी जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट जो है ये राइटर हैं। तो और भी बहुत सारी किताबें हैं रिवाइज करने को, परंतु थोड़ी सी हमने आज कर ली, थोड़ी सी इससे पिछले पार्ट में की थी, उससे पिछले पार्ट में भी थोड़ी थोड़ी कर हमने रिवाइज की थी। एक और बात ध्यान रखना कि लियो टॉल्स्टॉय जो था वो एक रशियन ऑथर जो था वो हुआ करते थे। इनके द्वारा ये नोवेल लिखा गया था वॉर एंड पीस करके। ठीक है, ये भी ध्यान रह जाएगा यहाँ से। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉन द मेंस सिंगल टेनिस टाइटल एट द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जा रही है, टेनिस का ये एक टाइटल है। और बोलते हैं ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कप, ये 2025 में जो है वो पुरुषों की श्रेणी में किसके द्वारा जो है वो जीता गया है? तो ये जीता गया है जेनिक सिनर के द्वारा। जेनिक सिनर के द्वारा ये जीता गया है। यहाँ से पहली बात ध्यान रखनी है कि जेनिक सिनर कौन सी कंट्री के लिए जो है वो खेलते हैं। इटली कंट्री के लिए खेलते हैं। तो क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ लेता है कि किस कंट्री के द्वारा ये टाइटल जो है वो जीता गया है। तो ये ऑब्वियसली जब इटली के लिए खेलते हैं तो इटली कंट्री के द्वारा ही जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल 2025 का जो है वो जीता गया होगा। रनर अप कौन था इसमें? तो इसमें रनर अप थे अलेक्जेंडर ज़ेवरेव कर ये रनर अप जो था वो इसमें थे। अब ये तो हो गया पुरुषों की श्रेणी में हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पर जो है वो और भी चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ ये जानना ज़रूरी है कि ये ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल महिलाओं की श्रेणी में जो है वो किसने जीता, वुमेंस कैटेगरी में ये किसके द्वारा जीता गया। तो यहाँ पर नाम ध्यान रखना है आपने, मेडिसन कीज का नाम।
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मेडिसन कीज के द्वारा जो था ये जीता गया। मेडिसन कीज ने ये जीता, चलो ठीक हो गया, मेडिसन कीज ने ये जीता। ये कौन सी कंट्री की जो है ये जो है वो प्लेयर हैं, तो मेडिसन कीज जो है वो अमेरिका के लिए जो है वो खेलती हैं, अमेरिकन टेनिस प्लेयर जो है ये है। यहाँ पर रनर अप कौन रहा महिलाओं में अरेना सबलिंका जो था वो रनर अप रही। अरेना सबलिंका जो है वो बेलारूस कंट्री के लिए जो है वो खेलती हैं। कौन सी? बेलारूस कंट्री के लिए जो है वो अरेना सबलिंका खेलती हैं। और यहाँ पर जो अलेक्जेंडर हैं, अलेक्जेंडर ज़वेरेव कर ये जर्मनी कंट्री के लिए खेलते हैं, जर्मन प्लेयर हैं ये, जर्मन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर ये हैं। इनका नाम भी ध्यान रखना है, इनकी कंट्री का नाम भी ध्यान रखना है। चलो इतना यहाँ से हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलते हैं द रेशो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज। तो बोलते हैं कि रेशो क्या है हमारे नेशनल फ्लैग की। अगर हम रेशो ऑफ विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ बात करते हैं तो 2:3 जो है ये आता है। 2:3 कर जो है ये आता है। विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ ये आता है 2:3। नेशनल फ्लैग की बात करते हैं, 3 कलर इसमें होते हैं, पता है, एक केसरी कलर होता है, सैफरून कलर, एक जो है वो ग्रीन कलर इसमें होता है, और एक जो है वो वैसे ही आपको जो है वाइट कलर भी इसमें देखने को मिलता है। तो सबसे ऊपर जो रंग आता है वो केसरी रंग आता है, बीच में वाइट कलर आता है, और नीचे जो है वो ग्रीन कलर जो है वो आता है। ध्यान रखना है, सबसे नीचे ग्रीन कलर होता है, बीच में सफ़ेद कलर होता है, और जो सबसे टॉप में होता है वो केसरी सैफरून कलर जो है वो होता है। और हमारे नेशनल फ्लैग के बीच में जो है वो एक चक्कर बना हुआ है जिसको अशोक चक्कर जो है वो बोलते हैं। इसमें जो है वो 24 स्पोक्स जो हैं वो आती हैं। इसमें जो तिल्लियाँ बनी हुई हैं, तिल्लियाँ जो इसमें आती हैं वो 24 तिल्लियाँ जो हैं वो इसमें आती हैं। अगर हम नेशनल फ्लैग की बात कर रहे हैं तो डिज़ाइन हमारे जो नेशनल फ्लैग का है उसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा 22 जुलाई 1947 को जो था वो अडॉप्ट जो था वो किया गया था। 22 जुलाई 1947 को ये अडॉप्ट किया गया, और 22 जुलाई को ही जो है वो नेशनल फ्लैग डे भी जो है वो हम मनाते हैं। नेशनल फ्लैग डे कब मनाते हैं? 22 जुलाई को ही जो है वो फिर मनाया जाता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो नेशनल फ्लैग था, हमारे इस नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किसके द्वारा जो था वो किया गया था? तो पिंगाली वेंकैया के द्वारा जो था वो इसको जो था वो डिज़ाइन जो था वो किया गया था। तो डिज़ाइन करने वाले का नाम भी ध्यान रखना है, कलर्स का आपने ध्यान रखना है, कहाँ पर कौन सा कलर जो है वो आता है, रेशो इसकी ध्यान रखनी है, विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ आपने रेशो ध्यान रखनी है। आपने ध्यान रखना है कि अडॉप्ट इसको कब किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। दूसरी बात आपने ये भी ध्यान रखनी है कि नेशनल फ्लैग डे मनाया कब जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते हैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे जो है वो डिक्लेयर किया गया है। बोलते हैं इट वॉज इन 1905 दैट स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। बोलते हैं कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट जो था वो इसी दिन यानी कि 7 अगस्त को ही जो था वो लॉन्च जो था वो किया गया था। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एबव। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। देखो, अगर हम नेशनल हैंडलूम डे की बात करते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो आता है, नेशनल लेवल पर जो हमारा हथकरघा दिवस आता है, ये नेशनल हथकरघा दिवस जो है वो हमारा 7 अगस्त को ही आता है। बिल्कुल सही बात है, तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब बोलते हैं कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट जो था वो लॉन्च की गई थी। अब स्वदेशी मूवमेंट, ये तो पढ़ा है कि स्वदेशी मूवमेंट जो था वो 1905 में ही लॉन्च की गई थी, परंतु पूछा गया है कि क्या स्वदेशी मूवमेंट जो था वो 7 अगस्त 1905 को जो था वो लॉन्च की गई थी। तो ये भी सही बात है कि स्वदेशी मूवमेंट जो था वो इसी दिन जो था वो स्टार्ट की गई थी। ठीक है, कब स्टार्ट की गई थी? ये 7 अगस्त 1905 को ही जो था वो लॉन्च की गई थी। तो दूसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास सही हो जाती है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास बिल्कुल सही दी गई हैं। दोनों ही स्टेटमेंट में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट जो है वो लॉन्च की जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम बंगाल का विभाजन हुआ था। तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल के विभाजन के खिलाफ लोगों के द्वारा आवाज़ जो था वो उस टाइम उठाई गई थी। और क्वेश्चन ये बनता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन जो था वो हुआ था, ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। उस टाइम ब्रिटिशर्स के जो गवर्नर जनरल वाइसराय हुआ करते थे वो कौन होते थे? तो वो लॉर्ड कर्जन जो था वो होते थे। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन जो था वो कर दिया था, और फिर ये स्वदेशी मूवमेंट जो था वो चलाई गई थी। इसमें कहा गया था कि हाथ से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, हम जो है वो सेल्फ रिलायंस को जो है वो प्रमोट करेंगे,
इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट किया जाएगा, उन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो सारी बातें जो है वो इस मूवमेंट में जो था वो कही गई थी। फॉलो भी ऑब्वियसली जो था वो किया ही गया था यहाँ पर चीज़ों को, परंतु यहाँ से स्वदेशी मूवमेंट हमारी क्लियर हो गई, यहाँ से नेशनल हैंडलूम डे जो था वो क्लियर हो गया, स्वदेशी मूवमेंट क्यों लॉन्च की गई थी वो भी क्लियर हो गया, जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आता है, उसके अलावा हमने बंगाल का विभाजन कब हुआ था वो भी पढ़ लिया, कौन उस टाइम गवर्नर जनरल वाइसराय हुआ करता था वो भी हमें यहाँ पर पता चलता है। तो इतनी सी बातें अगर आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख ली तो काफ़ी है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि फर्स्ट टाइम जो सेंसस हुआ था, पहली बार जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? पहली बार जो ओरिजिनल वाली कंप्लीट जनगणना हुई थी वो आपने बताना है कि कब हुई थी, किसके कार्यकाल के दौरान जो था वो हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, परंतु उससे पहले देखो हम क्या करेंगे ना, अभी जैसे ये पार्ट हो गए तो इनको कंपाइल कर भी हम पोस्ट करेंगे, इन कंपाइल कर इन पार्ट को जो है वो पोस्ट करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो वहाँ पर आपको पहले अपडेट मिल जाएगी, बाकी हम व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपडेट करेंगे, सॉरी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी अपडेट करेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव मल्टीपल कैपिटल्स, तो बोलते हैं कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी ज़्यादा कैपिटल्स हैं, एक से ज़्यादा कैपिटल्स जो हैं वो जिनकी हैं। तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने बताना है कि कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी मल्टीपल कैपिटल्स आती हैं। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 सर्च करना, यहाँ पर कंपाइल कर PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।